वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 30 अक्टूबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और आज के सेशन की शुरुआत होने जा रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सभी और शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के नए कुलपति बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले जो कुलपति थे वो काफी विवादों में थे और विवाद के होने के बाद उन्हें हटा दिया गया था और हटाने के बाद अब कुछ समय बाद स्थायी कुलपति बनाए गए हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, पहले तो याद रखना कहां पे है, अजमेर के अंदर है। नए कुलपति यानी वीसी वाइस चांसलर जिसको कहते हैं बने हैं प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला। कौन बने हैं? प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला। अब देखिए, इससे पहले कौन थे? प्रोफेसर आरपी सिंह थे। आरपी सिंह को निलंबित कर दिया गया था और उनकी जगह अतिरिक्त रूप से कार्यभार संभाल रहे थे ओम थानवी, जो आपके हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति हैं, वो संभाल रहे थे। अब स्थायी रूप से प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के नए कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कहां के? लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल शुक्ला, अनिल कुमार शुक्ला कुलपति नियुक्त हुए। और नियुक्तिकर्ता कौन है? हमेशा राज्यपाल नियुक्ति करता है, क्योंकि जो हमारे राज्यों के अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो कुलाधिपति होता है, जो चांसलर होता है, वो राज्यपाल ही होता है। और जो कुलपति होते हैं उनको कहते हैं वाइस चांसलर, ये याद रखना। और जो विधि विश्वविद्यालय होते हैं ना, विधि विश्वविद्यालय, उनका जो चांसलर होता है यानी कुलाधिपति होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। और इसके अलावा ध्यान रखना, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो कुलाधिपति होता है वो राष्ट्रपति होता है। राज्यों के कुल जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्य स्तरीय पर, उनका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। स्थापना देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अगस्त 1987 को हुई थी। प्रथम इसके कुलपति थे वो रामबली उपाध्याय थे। कौन थे? रामबली उपाध्याय। और अब किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला। इतनी बात आपको याद रखनी है। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं, ये प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला, जिनकी अभी हाल ही में इस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नई स्थायी नियुक्ति हुई है। तो आपके लिए बहुत खास क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन दे सकता है, उसी के अनुरूप हम चलेंगे। और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है ग्राम सेवक के लिए। आज सुबह ही अभी 1 घंटे जस्ट 8 बजे आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो चुकी है। वो क्लास भी आप अच्छे तरीके से देख लेना। ये देखिए, जयपुर के चोप गांव में विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। इसकी दर्शक क्षमता कितनी होगी? बहुत ही खास, एग्जाम में अब तक 2 बार पूछा जा चुका है, फिर आएगा। जयपुर का चोप गांव प्रसिद्ध हो गया है। विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कल हो चुका है। इसकी दर्शक क्षमता होगी 75,000। कितनी होगी? 75,000 इसकी दर्शक क्षमता होगी। तो कहा? जयपुर के चोप गांव में विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत के द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को किया। कब शिलान्यास? आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वैभव गहलोत ने, ये जो अपने जयपुर के अंदर स्वाई मानसिंह स्टेडियम बना हुआ है उसके कुछ ही दूरी पर ये चोप गांव है। इस चोप गांव के अंदर विश्व का तीसरा, अब विश्व का तीसरा कैसे हुआ? पहला विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर है, दूसरा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और तीसरा अब बनने जा रहा है जयपुर के चोप गांव में। कब तक निर्माण पूरा हो जाएगा? 2 फेज में इसका निर्माण होगा। पहले फेज में 40,000 क्षमता का निर्माण होगा, उसके बाद में अलग से निर्माण होगा। 2 चरणों में इसका निर्माण जारी है। शिलान्यास कल से हो चुका है। तो जयपुर का चोप गांव हाल ही में चर्चा में आ गया। क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, क्योंकि अभी कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो फिर पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसकी 75,000 क्षमता होगी। तो मोटेरा स्टेडियम की कितनी है? 1,10,000, 1,10,000 है। और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की 1,00,000 है। तो तीसरा बड़ा स्टेडियम, क्योंकि 75,000 दर्शकों के लिए ये बनेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है।
और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटा दबा लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, क्योंकि अब हमारी लगातार ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान पुलिस के लिए क्लासें जारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमें फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, घोड़ा पछाड़ नदी पर हैंगिंग जैसा फुट ब्रिज बनेगा, यह किस जिले में है? घोड़ा पछाड़ नदी का नाम सुना होगा आपने। उस नदी पर एक फुट ब्रिज बनेगा, फुट यानी चलने वाला ब्रिज बनेगा, पैदल चलने वाला ब्रिज बनेगा, हैंगिंग ब्रिज जैसा, झूलता हुआ ब्रिज है ना, हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा के अंदर, उसी के हिसाब से बनेगा। ये किस जिले में बनेगा? तो ये बूंदी में बनेगा। ये ऑप्शन नहीं दिया गया, बूंदी में। कहां बनेगा? बूंदी में। बूंदी के बरुंदन में घोड़ा पछाड़ नदी पर स्टील का, किसका? स्टील का सस्पेंशन ब्रिज बनेगा। यह ब्रिज कोटा के हैंगिंग ब्रिज से मिलता जुलता होगा। तो याद रखना, फुट ब्रिज बनेगा किस प्रकार का? जो हैंगिंग ब्रिज है चंबल नदी पर कोटा में बना, उसी प्रकार का फुट ब्रिज बनेगा। और किसका बनेगा? स्टील का बनेगा। किस नदी पर? घोड़ा पछाड़ नदी पर। और कहां पे? बूंदी में बनेगा। ठीक है, बूंदी का एक गांव है बरुंदन, उसमें बनेगा ये घोड़ा पछाड़ नदी। आपको पता है काली सिंध की सहायक नदी है। किसकी? काली सिंध की सहायक नदी है। जब आप बात करते हैं काली सिंध की सहायक नदियों का, तो एक सूत्र हमेशा याद रखना, आपने पछाड़ा कालू, आपने पछाड़ा पछाड़ा कालू, ये सूत्र याद रखना। आपने पछाड़ा कालू यानी आहू, परवन, नेवज और पछाड़ यानी घोड़ा पछाड़, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है। तो ये सूत्र याद रखना। तो इतना याद रखना, घोड़ा पछाड़ नदी पर स्टील का सस्पेंशन फुट ब्रिज बनेगा, और वो बूंदी के बरुंदन गांव में। थोड़ा सा चर्चा में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। राजस्थान के एथलेटिक कोच महावीर सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड देने की घोषणा हुई है। यह राजस्थान के किस एथलीट के को? लगा लेना स्टार, पक्का आएगा, क्योंकि लगातार अब जो खेल रत्न पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, और ये पुरस्कार जितने भी अब देने की घोषणा होने जा रही है, तो उसमें जैसे जैसे शुरुआत होने जा रही है, मैं आपको सारे बता रहा हूं। तो ये सुंदर सिंह गुर्जर, बहुत बड़ा नाम है, राजस्थान के एथलीट कोच महावीर सैनी को द्रोणाचार्य, एक द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड गुरु को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। अवार्ड देने की घोषणा हुई है, राजस्थान के हैं, और हमारे राजस्थान के एक बहुत ही खास खिलाड़ी एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर के ये पर्सनल कोच है, उन्हें ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। तो राजस्थान के एथलीट कोच और सुंदर सिंह गुर्जर के कोच महावीर सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। याद रखना, दो चीजें, केंद्र के द्वारा जो गुरु प्रशिक्षक को अवार्ड दिया जाता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जबकि राजस्थान जो प्रशिक्षक को अवार्ड देता है वो गुरु विशिष्ट अवार्ड देता है। ये ध्यान रखना, विशिष्ट, गुरु विशिष्ट अवार्ड देता है। तो दोनों में अंतर, ये याद रखना। सुंदर सिंह गुर्जर क्यों चर्चा में है? करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक जेवेलियन थ्रो में अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता था, ये याद रखना। और 2019 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। दोनों की शानदार तस्वीर देखिए, गुरु चेले की तस्वीर, ये सुंदर सिंह गुर्जर, ये महावीर सैनी। ये इंपॉर्टेंट है। सुंदर सिंह गुर्जर ने पैरा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, और महावीर सैनी जी को इनकी उपलब्धि, इनको इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया गया, पर्सनल प्रशिक्षण दिए गए, और इतनी उपलब्धि हासिल की, तो इनके कोच को जाहिर सी बात है द्रोणाचार्य अवार्ड तो मिलना चाहिए। तो द्रोणाचार्य अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। अगला, 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2021 में 20 किलोमीटर पैदल चाल में राजस्थान की खिलाड़ी विजेता बनी है। हाल ही में तेलंगाना के वारंगल में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप संपन्न हुई है। इसमें 20 किलोमीटर पैदल चाल में राजस्थान की खिलाड़ी सोनल सुखवाल ने 20 किलोमीटर चाल में विजेता बनी है। ठीक है, इसमें स्वर्ण वगैरह का सिस्टम नहीं था, सिर्फ विजेता था। तो 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप राजस्थान को इसमें 3 पदक मिले। सोनल सुखवाल ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में ये रेस जीती, मंजू बाला हेमर थ्रो का खिताब जीता, और यमनदीप शर्मा ने डेक्थलॉन में पदक जीता। तो ये तीनों खिलाड़ी जिन्होंने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप में पदक जीते, तीनों खिलाड़ियों को याद रखना। तीनों खिलाड़ियों का खेल पूछा जा सकता है पेपर में कि मंजू बाला का संबंध कहां से है? हेमर थ्रो से। यमनदीप शर्मा डेक्थलॉन से। सोनल सुखवाल 20 किलोमीटर पैदल चाल या पैदल चाल की खिलाड़ी एथलीट है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, निश्चित तौर पे बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान में 120 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध संभाव्य पवन ऊर्जा क्षमता कितनी अनुमानित की गई है? हाल ही में ये अनुमानित किया गया है कि राजस्थान के अंदर 120 मीटर की ऊंचाई पर कितनी
पवन ऊर्जा उपलब्ध है यानी संभावना जताई गई है, तो कहा गया है कि 1,27,750 मेगावाट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा किए गए अध्ययन में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड विंड यानी हवा पवन ऊर्जा के द्वारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने एक अनुमान किया, एक अध्ययन किया है कि राजस्थान में ना 120 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ऊंचे जाएंगे ना, पंखे लगे होते हैं ना ऐसे, ऊंचाई पर पंखे लगा दोगे तो आपको पवन ऊर्जा से इतनी क्षमता है राजस्थान के अंदर कि 1,27,750 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा सकती है। ये अनुमान लगाया गया है, ये संभावना जताई गई है 120 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी, 1,27,750। अब पवन ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान ने पवन ऊर्जा नीति 2019 को जारी की थी और इसका टारगेट रखा है कि 2024 तक हम 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करेंगे। ये याद रखना, पवन ऊर्जा गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादित की जा रही है, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं, इसलिए आपको पता है जैसलमेर को कहते हैं पंखों की नगरी। क्या कहते हैं? पंखों की नगरी। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के किस फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को राज्य होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में प्रोन्नत किया गया है? हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान का एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है उसको राज्य होटल प्रबंधन संस्थान में क्रमोन्नत किया है, तो वो धौलपुर वाला, सीधा सीधा याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है और इसकी कोई ज्यादा खासियत नहीं है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो धौलपुर में है उसको केंद्र सरकार ने राज्य होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में क्रमोन्नत करके दर्जा इसका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसका होदा बढ़ा दिया गया है, बस ये याद रखना। और रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? में एक रोज जो आरएस में क्वेश्चन आया हुआ सारी लग रहा हूँ, ये देखिए, ये आरएस के अंदर क्वेश्चन आया था, रूमा देवी का नाम बहुत ही चर्चा विषय में, वे जसरापुर खेतड़ी में बलि पड़ी थी। ये कथन गलत है क्योंकि इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था, तो सही नहीं है, ये तो हो गया। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल बात सही है, 2018 में नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, बिल्कुल सही है, उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई, ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना, रूमा देवी, इनका जन्म 1988 रावतसर बाड़मेर के अंदर हुआ था। 2018 में नारी शक्ति अवार्ड मिल चुका है, एक जमुनालाल बजाज अवार्ड है वो भी मिल चुका है, केबीसी में भी वो अमिताभ बच्चन के साथ रूबरू हो चुकी है, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन्हें बोलने का मौका मिल चुका है। और तीसरी बात, हस्तशिल्प के क्षेत्र में जब इन्होंने स्टार्टिंग की तो इनके पीछे 22,000 महिलाएं थी, आज लाखों महिलाओं को ये रोजगार दे रही है, बहुत हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम करिए। ये सीधा सीधा आरएस के अंदर क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बहुत बार इनके बारे में बता दिया, तो और भी अब तक इनके अवार्ड मिलेंगे आगे आगे। तो निरंतर रूमा देवी, याद रखना, बाड़मेर जिले की है, 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार किया गया। तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, हमारे बाड़मेर जिले की आन बान शान के प्रतीक रूमा देवी जी हस्तशिल्प के क्षेत्र में इतनी प्रगति की है कि राष्ट्रपति के द्वारा 2018 में नारी शक्ति अवार्ड दिया गया। और आगे आगे देखो रूमा देवी जी क्या कमाल करती है, और एक हमारी भारतीय नारी, राजस्थान की नारियों के लिए मिसाल पेश करने वाली रूमा देवी को सत सत अभिवंदन है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया? इसका उत्तर था जयपुर के अंदर। बहुत खास सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और क्वेश्चन फॉर यू, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिलेगा? इतना इंपॉर्टेंट है, मैं अगले 2-3 महीनों में 50 बार इसको बता दूंगा, देख लो, कभी वीकली टेस्ट, कभी मंथली टेस्ट, कभी कभी। याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा? मुझे कमेंट करके अच्छे तरीके से बताना, उनकी खासियत क्या है वो भी कमेंट में लिखना, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ रही है। यस्टरडे डोज क्या थी? टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कान में। यार इसके क्वेश्चन है। परवन बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना का संबंध किन जिलों से है? कोटा, बारां, झालावाड़। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पे है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में, तिलवाड़ा बांसवाड़ा में। और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अब ये अकादमियां याद रखना, हिंदी, सिंधी, ब्रज, उर्दू, संस्कृत, पोथी खाना, रंगमंच, जोहर कला केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, सारे जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये जयपुर वाले बहुत पूछ जाते हैं। गोंगेलाव और एक याद रखना रोट्टू संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। ये पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से दिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट डॉज, लालगढ़ किला किस जिले में है? इसका जवाब आपको देना, लालगढ़ किला। ये भी आरएस के अंदर आए हुए सारे। राजस्थान की किस सभ्यता को तांबा नगरी कहते हैं? राजस्थान में सौर वेधशाला कहां स्थित है? अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत
द्वितीय स्थान किस जिले का, यानी सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति का द्वितीय स्थान किसका, ये आर में आया था। मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इन पांचों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो को जाते जाते लाइक करना, शेयर करना। आज 8 बजे आपको ग्राम सेवक के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।